जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में बिहार एसआई स्टेनो भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों 26 जून 2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो साथियों, अगर आप भी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है और प्रश्न का लेवल क्या रहता है, जिससे आपको आगे की तैयारी करने में हेल्प मिलेगा। तो साथियों, बहुत ही शानदार पेपर है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था, ओमेगा 3 एक वर्ग है, वसीय अम्ल, विटामिन्स, हार्मोन्स या फिर डी विषाणु का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों, अगर आपको बिहार एसआई के बारे में डिटेल में जानना है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें एज कितना मांगा जाता है, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका, तो याद रखिएगा वसीय अम्ल का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, वसीय अम्ल का। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। और फिर से रिपीट कर देते हैं, ये 26 जून 2018 का पेपर है, ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये कब हुआ था, तो 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। और साथियों, बहुत ही जल्द बिहार एसआई के लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपसे क्लास मिस ना हो। तो भगवान बुद्ध की बात करें, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो नेपाल के कपिलवस्तु में, ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। कब, तो 563 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। और साथियों, आप लोग यहाँ पर ये नोट्स देख सकते हैं, आपको डेली इस प्रकार से क्लास का नोट्स मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले नोट्स को देख लीजिए, हमने किस प्रकार से तैयार किया है। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे कि नोट्स में देखते हैं, पहला प्रश्न है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर है 1972। अब कोयला से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सभी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, तो रानीगंज में हुआ था। रानीगंज कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। अब कोयला से क्वेश्चन बनता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे अभी हम क्लास में हम बताएंगे कोयला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, यानी ये वाला सबसे अच्छा है। कोयला का सबसे खराब प्रकार पूछे, पीट, यानी कि ये वाला सबसे खराब कोयला है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस प्रकार का। किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था, 1972 में। यानी कि क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, हमने सारे को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस नोट्स को पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको डेली मिलेगा, क्लास का नोट्स, ठीक है। और कहाँ पर मिलेगा, तो आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा, ठीक है। आप लोग मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ये है व्हाट्सअप नंबर, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको बता देंगे एप्लीकेशन कौन सा है। तो एप्लीकेशन पर जाकर आपको ये वाला कोर्स को परचेज कर लेना है। एप्लीकेशन पर आपको इस तरह से डेली नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, अभी ऑफर है, मात्र 99 रुपया में आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। नंबर लिख लीजिए, इस पर मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए, अमीर खुसरो की बात करें तो तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, यानी कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, आपसे पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए, अभी क्वेश्चंस का ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका क्लास स्टार्ट होगा हर एक क्वेश्चंस के साथ पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है? पूरा डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बताइए? BR अम्बेडकर ने। किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में, दूसरा वाला हुआ था 1931 में, तीसरा वाला हुआ था 1932 में। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के PM कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है? रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, यही वाला अधिवेशन वो है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? आंसर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। हम्पी की बात करें, ये कर्नाटक में पड़ता है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? अब देखिए, पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अभी हम सबका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्लास में करेंगे, ठीक है? वैसे थोड़ा सा बता देते हैं। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, किस संशोधन से मिला था पूछा जाता है? तो 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और पंचायती राज पूर्ण रूप से लागू हुआ था 24 अप्रैल को, ठीक है? 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू होता है, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग है ये आपका ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। अच्छा, पंचायती राज के गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चलिए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको बिहार SI में सिलेक्शन लेना है तो चैनल से जुड़े रहिए। जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तब आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आपका 0 से स्टार्ट करेंगे क्लास। तो भारत में नए राजनीतिक दल को जो अनुमति प्रदान करता है चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। अच्छा, मतदाता सूची जो होता है, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, इसको कौन तैयार करता है? तो यही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को भी तैयार करता है। बाकी उच्चतम न्यायालय की बात करें, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में इसके जज कौन है? तो याद रखिएगा संजीव खन्ना।
संजीव खन्ना वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो कुल 34 जज होते हैं। 33 जज होते हैं और एक क्या होते हैं? मुख्य जज। तो इस प्रकार से टोटल 34 जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? चूंकि ये 2018 का क्वेश्चन है तो उस समय का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? और साथियों सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। टोटल 30 क्वेश्चन जीके जीएस से लिए हैं और पार्ट 2 इसका जल्दी आ जाएगा। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2018 का पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। तो 44 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44 की बात करें, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। समान नागरिक संहिता, तो यहाँ समान संहिता दिया है, आंसर क्या होगा? नागरिक, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब क्या होता है क्लास में पूरा डिटेल में समझाएंगे। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है क्लोरोफॉल में, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल में। स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आंकड़ों का अध्ययन से। आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? देखिए, हमने बिहार पुलिस के क्लास में विटामिन के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है हमने सब बता दिया है। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन आपका होता है कौन कौन सा? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बाकी बचे विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, या फिर इसको पढ़ सकते हैं के, ई, डी, ए, कीड़ा, तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, ई का टोकोफेरॉल होता है, के का फिलोक्विनोन। ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं सब कुछ आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि पीछे हमने आपको दिखाया, ठीक है, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा विस्तार पूर्वक। तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखों की बीमारी है रतौंधी। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। साथियों, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का आपको कुछ 3 एग्जाम्पल बताते हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन बनता है। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया जिसे अम्लों का राजा भी बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3। ये 3 अम्ल प्रमुख याद रखिएगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल है। और सिरका में जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। ये आपका होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बोलेगा, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH
दुर्बल अम्ल है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3 ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? आंसर है मुख गुहिका से। ठीक है, कहाँ से? मुख गुहिका से। तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर क्या है? कोयला की खान है, और ये कहाँ पर है? आंसर है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। कोयला की बात करें, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। तो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे घटिया कोयला होता है पीट। अच्छा, भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक मिलता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक मिलता है। बाकी लिग्नाइट की बात करें तो इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भी हम बता रहे हैं, जो हमने पीछे नोट्स दिखाया, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? और अभी जो कोर्स का फ़ी है मात्र 99 रुपया है, बाद में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर आप लोग उस कोर्स को ले सकते हैं। डेली आपको उसमें नोट्स मिलेगा, आप लोग प्रिंट निकलवाइए और रोज़ पढ़िए। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। कालीकट को ही नगर कोझिकोड कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो अगर आप लोग इंडिया मैप देखेंगे तो भूटान कुछ इस प्रकार से है। तो किसकी नहीं मिलती है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो टच करता है इधर से, फिर पश्चिम बंगाल भी नीचे से टच करता है, सिक्किम का भी टच करता है, जबकि मेघालय का टच नहीं करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी पढ़ेंगे तो आपके सामने पूरा इंडिया का जो मैप है उसका लगा होना चाहिए दीवार पे। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने में तभी मजा है जब आपके सामने मैप होगा। और जब आपका ज्योग्राफी कराएंगे तो मैप रखिएगा, पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? अब देखिए, कौन कौन खरीफ की फसल है, कौन कौन रबी की फसल है, कौन कौन जायद की फसल है, ये सब आपको ट्रिक में लिखा मिलेगा। जैसे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसके लिए सब हम छोटा छोटा ट्रिक बनाए, ये सब कुछ आपको देंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो नंबर जो हमने पीछे लिखाया उसको नोट कीजिए और मैसेज कीजिए, वहाँ पर सब जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा, चावल, ये क्या है? खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं आपका क्या है? रबी की फसल है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो उस समय का 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह का। अब चलिए ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सूर्य जो है इसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो मुख्य रूप से इसमें 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग 71% के आसपास होता है, सबसे अधिक हाइड्रोजन ही होता है। और सूर्य जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आपका शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपका स्थित है यमुना नगर, हरियाणा।
किसी भी मानचित्र पर जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने एक वाली रेखाएं कहलाती, यानी कि किसी भी मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, वही पूछा गया है। तो उसको कहा जाता है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है आपका कल्पक्कम। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है कल्पक्कम? तमिलनाडु में। नरौरा पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कैगा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तारापुर पूछे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों स्वर्ण क्रांति की बात करें, ये आपका किससे हो जाएगा संबंधित? ऑप्शन डी, बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। हरित क्रांति पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन से। अच्छा, जूट की बात करें कि जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है और बिहार अपना दूसरा स्थान रखता है जूट के उत्पादन में। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ब्लैक शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण भारत का मतलब भारत के नीचे साइड का मैप। इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत की बात करें तो इसके दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 28 के लिए ऑप्शन ए, पाल घाट। क्या है? पाल घाट। नीलगिरी पर्वत की बात करें, इस पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। ये बिहार दरोगा एग्जाम में आया था कि टोडा जनजाति किस पर्वत पर निवास करती है? तो नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पर्वत इस तरह से पर्वत का रेंज होता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए पर्वत का रेंज है और इस पर्वत का नाम मान लीजिए नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी की पर्वत ये है। अगर पूछेगा इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है, ऊंची चोटी है कौन सी है? तो सबसे ऊंचा देखिए ये वाला है और इसी का नाम रखा गया है क्या? दोदा बेटा। दोदा बेटा। ठीक है, तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार पूछा जाता है गुरु शिखर, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, ज्योग्राफी में सब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे मैप के साथ। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो ये राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य नहीं होगा, आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है तो 2018 में पहले आपका ये राज्य था, 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया ना, तो पहले ही राज्य में आता था, इसलिए राज्य लिखा हुआ है। केसर की बात करें तो केसर बहुत ही महंगा मिलता है और केसर पौधा से जो निकलता है किस भाग से? तो वर्तिका भाग से। वर्तिका यानी कि वर्तिकाग्र भाग से केसर मिलता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तना। मूली पूछे, मूली क्या है? आपका जड़ का उदाहरण है। ठीक है, ये सब आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर है जोम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। आपने सुना होगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जाकर नील नदी गिरती है और कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया जलप्रपात से नील नदी निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो चले साथियों, ये हमने कुछ 30 प्रश्नों को आज कवर किया है और भी इसमें क्वेश्चन है 2018 का, उसको बाद में देख लेंगे। तो किनको किनको क्लास पसंद आया और आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा आपका कमेंट आएगा बहुत ही जल्द आपका क्या होगा? क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर फिर से लिखा देते हैं 9631887058। नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज कीजिए।